मैं अंजना। आज फिर मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने चंद्रवरदाई तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे भट्ट केदार और मधुकर कवि। तो भट्ट केदार और मधुकर कवि के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, भट्ट केदार ने कन्नौज के महाराजा जयचंद का गुण गाया है। किसका? तो कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद तथा भट्ट केदार के संवाद एक तरह उल्लेखनीय है। भट्ट केदार के जयचंद प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार जयमय जयचंद्रिका नामक एक ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था। दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका उल्लेख मिलता है। जयमय जसचंद्रिका मधुकर कवि का लिखा है, भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश पूछा जाता है, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंघियाचच के दयाल दास के राठौरी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास जी ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर किया गया है। तो इतिहास में इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो गहरवारों का विशाल साम्राज्य, जिसका राजधानी दिल्ली थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली के अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां कन्नौज और काशी थी। इससे कन्नौज के गहरवार में राज्य काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर और मोहबे के चंदेल राजा परमर्दी देव जयचंद के मित्र और सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज के उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में, दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ाई करते रहे। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंघायच दयाल दास कृत राठौर ख्यात में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने इसका वर्णन किया है। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम आएंगे जगनिक 1230। जगनिक से भी प्रश्न आते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, और मोहबे के दो प्रसिद्ध वीरों और आल्हा उरुदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन कर एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उनके वीर गीतों का प्रचार उत्तरी भारत के विशेषता उन प्रदेशों को जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जगनिक का काव्य आज कहीं पता नहीं चला। इसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा प्रांतों का गांव-गांव में सुनाई देती है। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलिहित का ढोल में गंभीर घोष के साथ वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरस कूले कुकुर जिए, ओ से 13 ले सिए सियार, 12 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां कितनी महत्वपूर्ण है। इसे तो मैंने जून 24 लिखा था, लेकिन जून 24 में नहीं आया, दिसंबर में आने की पूरी संभावना है। और ये गीत गाने के लिए लिखा गया था, आला गाने के लिए। पीछे हमने विसल देव के बारे में भी लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि ये गाने के लिए रचा गया था। पीछे में विशल देव राजा के पीछे की वीडियो आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, मैंने ये चीज क्या। और ये भी गाने के लिए रचा था। ये गीत आला के नाम से बरसात में गाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा जगनीक का। इस प्रकार साहित्यिक रूप से जगनीक का परमाल रासों के बारे में कह रहे हैं कि गाने के लिए ही रचा गया था। और साहित्यिक रूप से जनता के कंठ में जगनीक के संगीत को वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इसी दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों, देशों और जातियों के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती। यह गाने के लिए ही रचा गया था। देखिए, ये ग्रंथ जाने परमाल रासों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गाने के लिए ही रचा गया था। पूछा गया प्रश्न है, आगे आपकी परीक्षा में संभावना हो सकती है।
ये पूछा जाएगा। इसमें पंडितों तथा विद्वानों के हाथ में रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह इसका केंद्र माना जाता है। इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड की विशेषता मोहब्बत इसके चलन बहुत हैं। इसका बेसवाड़ा केंद्र याद रखिएगा। फिर आता है इन गीतों के समुच्चय के सर्वसाधारण आला खंड बनते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी वीर गीत जगनीक ने रचे। उसके बड़े काव्य के भीतर जो चंदेलों की वीरता का वर्णन किया गया होगा। आला तथा उद्दल परमार के सामंत थे, बनापर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का संग्रह आला खंड के नाम से छपा है और फारुखाबाद के समकालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने पहले पहले इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। तो किसने सबसे पहले इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था? मिस्टर चार्ल्स एलियट ने। मिस्टर चार्ल्स एलियट ने। अब हम आएंगे श्रीधर के ऊपर। श्रीधर का ये तो आपको पूछा गया, रणमल छंद का है। श्रीधर का रणमल छंद रचना क्या है, ये भी पूछी जाती है। 1454 से लेकर रणमल छंद नामक एक काव्य रचा गया, जिसमें इंदर राठौर रणमल की विजय का वर्णन है। इसमें पाटन के सूबेदार जफर खां को प्राप्त की थी। पद नीचे दिया गया। ढई ढमकई ढम ढमकार कर ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर करही रण रण सहनाई, सुमुहिर सरस रसी सम रंगिया। कल कलही काला कोडी, कल रवि कुमल कायर बरही, संचरी सक सुरतान साहन, साहसी रवि संगरी। रणमल छंद। तो परमाल रासों के बारे में ये धारणा है या कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, सिर्फ गाने के लिए रचा गया था, ध्यान रखिएगा भाई। अब है यहाँ पर फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाओं में किस किस को रखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? काफी छोटा है। चलिए, फुटकल रचनाओं में सबसे पहले नाम रखते हैं खुसरो का। खुसरो और विद्यापति की पदावली पढ़ते हैं। वीर गाथा काल के समाप्त होते थे जनता में बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके कहे जुने पद्यों की भाषा कुछ असली रूप पता चलता है। पता देने पर दिल्ली के खुसरो मियाँ के तुरुत के विद्यापति पहले कुछ संदिग्ध और सामग्री मिलती है। प्रकृति की रूढ़ियों में थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। साहित्य के रूप में ठीक से बोलचाल की भाषा और जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आरक्षित करके मानो किसी का ध्यान नहीं किया था। पुराना चावल, ये पूछा गया प्रश्न है। पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खोने के योग्य समझा जाता है। वैसे अपने से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव के युक्त भाषा की पुस्तक रचने वाले व्यवहार के योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार खुसरो की कृति में हम पाते हैं, बहुत कुछ पूरब की नमूना विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे भक्ति काल के कवियों के प्रचलित देश भाषा साहित्य के पूरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया गया। इसमें जो पुराना चावल वाला कथन है, बड़े आदमी को खाने योग्य समझा जाता है, ये आपका पूछा गया था कि किस प्रकरण में है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्रकरण 4 में है। प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं में दिल्ली के खुसरो मियाँ तिरहुत के विद्यापति को वो रखते हैं। अब खुसरो, पृथ्वीराज की मृत्यु 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो में संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की थी। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु 1379 ईस्वी को हुई। बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों का योग जानना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियों और पहेलियों आदि साधारण जनता के बोलचाल से प्रचलित मिली, उसी ढंग से पद, पहेली आदि कहने की उत्कंठा भी इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनकी उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। इसमें कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यह बात ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सोरमनी पुरानी ब्रज भाषा का ही पूरा काल चला जा रहा था। जिन पश्चिमी देशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उसमें भी जनता की प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजवालों की झुकी हुई होती थी। अब यह बात पाई जाती है कि खुसरो की हिंदी की रचना में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है।
एक ठेठ खड़ी चाल पहेलियाँ मुकरियाँ दो सखुनों में मिलती है, यद्यपि उनमें ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों में दोहों की ब्रज तथा मुख्य प्रचलित ब्रजभाषा ही है। यही ब्रजभाषा देखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा की खड़ी बोली उनकी अरबी फारसी निकल पड़ी। खुसरो के नाम पे संग्रहित पहेलियों की कुछ संक्षिप्त पीछे से जोड़ी पहेलियां भी मिल चुकी, इसमें कोई संदेह नहीं। उदाहरण की है हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध है, तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ था। कब हुआ था? जहांगीर के समय से। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसमें तंबाकू के एक नाम से सुरती तथा सुरती पड़ गया। इसी भाषा के संबंध में संदेह किया जा सकता है कि दीर्घ मूर्ख परंपरा में कुछ बदल गई होगी, उसका कुछ पुरानापन निकल गया होगा और किसी अंश में यह बात हो सकती है। साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा केवल कवि और चारण द्वारा व्यवहित प्रकृति और रूढ़ियों में जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा में घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जिसमें पहेलियों में मिलते हैं। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष के पीछे में लिखी हुई कबीर की वाणी में हस्तलिखित प्रति मिली। उसकी भाषा पंजाबी लिए राजस्थानी है। इसमें कुछ पुराने नमूने अधिक है, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में। इस सब का अर्थ पूछा जाता है, ध्यान रखिए। घोड़े का घर में चला समाया के स्थान पे चलिया चलिया इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ कुछ का अर्थ इसमें से पूछ लिया जाता है, इसका क्या अर्थ है। जैसे घोड़े का अर्थ घर में, कुछ बट बस कुछ कुछ ऐसे सब नहीं पूछा जाएगा। कुछ कुछ का आप देखते होंगे कि पूछ लिया जाता है। यह धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल के स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उस रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, कबीर धर्मोपदेशक थे। प्रश्न पूछा जाता है कि खुसरो धर्मोपदेशक थे? नहीं, खुसरो धर्मोपदेशक नहीं थे, कबीर धर्मोपदेशक थे। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो जो इम्पोर्टेंट है सब मैंने हाईलाइट कर दिया, उसे 2 से 3 बार आप जरूर पढ़िएगा। उनकी वाणी और पोथियों की भाषा का सहारा खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। ठीक है। और ये जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये जो है, ये आपका 18 जून को पूछा गया प्रश्न है। एक थाल मोती से भरा सबके सिर में औंधा गया, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। एक नार ने, ये आकाश है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बाती। एक अनार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बीठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। पायजामा। अरथ तो इसका पूछेगा, मुंह देखे तो सूझेगा दर्पण। ये पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको 18 जून के पेपर में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अमीर खुसरो से भी बन रहे हैं। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है, इसके स्थान पे ब्रजभाषा का रूप देखिए। चूक भई कछु वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को बानी, तन वानो सगरा जो पानी। चामवास वाके नहीं एक, हाड़ हाड़ वाके छेद। मोह अचंबो आवत ऐसे, वामो जीव वसत है जैसे। नीचे के दोहों में बिल्कुल ब्रज भाषा मुक्त प्रचलित काव्य भाषा को देखिए। उज्ज्वल भरण अधीर धन, एक चित दो ध्यान। देख तो साधु हैं, निपट पाप की खान। खुसरो रहन सुहाग सी, जागे पी के संग। तन मेरो मनपुर की, दो भय एक रंग। गोरी से सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन बहु चौदीस। इंपॉर्टेंट है, जून 2024 लगा था, लेकिन जून 2024 में ये पंक्तियां पूछी गई थी। दिसंबर 2024 में ये पंक्तियां पूछी जाएंगी। मोरा जोबना नवेलेरो भयो गुलाल, गैर गर्दिनी कस मोरे माल। सोनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोही डसडस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर। जोई जोई ध्याय तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। जे हल मिस्की मगुन, तगाफुर दुराई नैना। बनाए बतिया, ताबे हिरजा न बारम एजा। न लेहू काहे लाए झतिया, सबाने हिरजा। दराज चू जुल्फ व रोजे वसलत, चू उम्र कोता
सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो की है। अब हम आएंगे विद्यापति के ऊपर। अपभ्रंश के चलते इनका अंतर्गत उल्लेख हो चुका है। अपभ्रंश में हम विद्यापति के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, सामान्य परिचय में इन्होंने दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रचना के कारण ये मिथिल कोकिल कला इनकी पदावली है। अपने समय के प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया है और वंग भाषा वाले के अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। जॉर्ज क्रिएशन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकलने वाली हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी आवश्यक हो जाता है। किसी भाषा को समझा जाना उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगुड़ी, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बेसवारी, अवधी इत्यादि के रूपों में प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत माने जाते। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझी जाती है। ठीक है। 84 शुद्धों में कर्ण रीपा का एक नाम हरिदेव था, मैंने लिख के रखा है। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों के आइल आइल, गइल गइल, हमर हौ तोहरा बोले जाने वाली भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जा सकती। शब्दावली की एकता। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव राशि पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी इम्पोर्टेंट। विद्यापति के पद अत्यधिक श्रृंगार के ही है। इसमें नायक नायिका का राधा कृष्ण है। इसमें पदों की रचना जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पे शायद ही की गई हो। इसमें माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की। भक्त के रूप में नहीं, इम्पोर्टेंट। इन्होंने पदों की रचना कैसे की है? श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति के कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में है, ये कूट में पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है किसके अनुसार, तो शुक्ल के अनुसार। कूट में भी पूछा जाता है कृष्ण भक्त की परंपरा में समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। और ये आध्यात्मिक रंग वाला भी बहुत बार पूछा गया है, विद्यापति के बारे में है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिक संकेत बताए, वैसे विद्यापति के इन पदों में भी। सूर ने कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों में ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या कहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों का क्या करेंगे। इस संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। उसी रूप में गोलोक की नित्य मानी जाती है। वृंदावन, यमुना, निकुंज, सख, गोपियां सब के सब नित्य रूप में है। लीलाओं का कोई दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति के 1460 के तिरहुत के राजा से उसी के वर्तमान थे। 2 पद नीचे दिए गए। पहला पंक्ति आपको याद होना ही चाहिए। सरस बदन समय बल पावली, बक्षिण पवन बहिदे, सपने हूँ रूप वचन इक भविष्य भाषीय, मुख से दूरी करू चीरे। ये 2 पंक्ति आपको याद होनी चाहिए। ये तो कितनी बार पूछा भी गया है। 2 ही पंक्तियां पूछी जाती है, बीच वाली पंक्ति तो अभी तक तो नहीं पूछी गई है। काली कहल पिय सांझी रे, जाय भी मई मारो देश, मोर अभागली नहीं नाल जानल रे, संग जैतव जोगनी बेस। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल के महाराज हमीर के समय ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया। हिंदू राजाओं को न आपस में लड़ने का उत्साह था, न मुसलमानों में। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी, विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों न जमने तक उन्हें हराकर धर्म की रक्षा वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमान के जम जाने पर धर्म के व्यापक और हृदयगाह के रूप में प्रचार किया और उदय सारी जनता को हर्षित के धर्म से विचलित न होने दे। इसी प्रकार स्थिति के साथ साथ भाव तथा विचारों में परिवर्तन हो गया। पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना तो नहीं हुई। समय से समय इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशेषता यह है कि जो विशिष्ट काल के भीतर जो काव्य शरिता वेग की प्रभावित हुई, वो आगे चल के मंद गति से भगने लगी। 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उससे कभी सर्वथा सुखी नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काल। आज चालू हो जाएगा, आदिकाल हमारा समाप्त हो गया। प्रकरण 4 भक्ति काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय,
निर्गुण धारा, निर्गुण धारा, सगुण धारा, सगुण धारा भक्तिकाल की फुटकल रचना है। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय संत शाखा, प्रेमाश्रय सूफी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, भक्तिकाल की फुटकर रचना है। तो अब अगले ही वीडियो में मिलते हैं भक्तिकाल प्रकरण 1 के सामान्य परिचय के साथ। धन्यवाद।